बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उससे रेलिवेंट कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। एक हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड द अदर वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम लोगों ने बैलेंस शीट कहना है। यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, ये बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते रहते हैं। एक हमारे पास होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा पार्ट इसका हमारे पास होता रहता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का ताल्लुक FAR 1 के साथ है। तो यहाँ पर हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को नहीं देखेंगे, यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट को ही बनाना सीखेंगे और उसी को ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले आप लोगों के साथ डिस्कशन हो चुकी है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि हमारे पास जो बैलेंस शीट के एलिमेंट्स होते रहते हैं वो सिर्फ तीन हैं। बैलेंस शीट के एलिमेंट सिर्फ तीन हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जबकि अगर इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट्स की बात करें तो वो दो हैं हमारे पास, इनकम एंड एक्सपेंस। जबकि आप लोगों ने अपनी इनकम को, इनकम से हमारा रेवेन्यू को अपनी अदर इनकम से डिस्टिंग्विश रखना है। क्या आपने अपनी रेवेन्यू को बिजनेस की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से अर्न होने वाली इनकम को अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज की इनकम से बिल्कुल सेपरेट आप लोगों ने रिकॉर्ड करना होता है, उसको अपने रेवेन्यू का पार्ट ना बनाया करें। और बिजनेस के एक्सपेंसेस को आप लोगों ने देखना है, ना कि बिजनेस ऑनर्स के एक्सपेंसेस को। बिजनेस के एक्सपेंसेस को आप लोगों ने आकर अकाउंट फॉर करना होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, और स्टेक होल्डर्स में आप लोगों के साथ डिफाइन कर चुका हूँ। स्टेक होल्डर्स में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ना शेयर होल्डर होता है। हाँ, उसके बाद हमारे पास हमारे कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट और बहुत से पब्लिक वगैरह ये लोग शामिल हो जाते हैं, वो बात की बात है। तो स्टेक होल्डर्स को बेसिकली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द बिजनेस, कि बिजनेस ने इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस की, किस किस्म की इसकी पोजीशन है बिजनेस की, कहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ और आज कहां पर मौजूद है, ये हमारे पास आ जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बारे में हम लोगों ने बताना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता रहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इट मीन्स दैट कि आपने अपने तमाम बिजनेसेस को अपने बिजनेस के ऑनर से सेपरेट रखना है। बिजनेस को बिजनेस के ऑनर से सेपरेट रिकॉर्ड करना है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से करनी है। आपका बिजनेस ऑनर है और आप बिजनेस ऑनर ने अपने किसी दोस्त का 10,000 रुपया देना है, इट डजंट मीन दैट इट्स द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस की कोई लायबिलिटी नहीं है। मैं बिजनेस की लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करूंगा कि बिजनेस ऑनर ने अपने दोस्त का 10,000 रुपये देना है, ये बिजनेस ऑनर की बात है, हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर बिजनेस ने किसी पर्सन से परचेजेस की हैं और वो परचेजेस फॉर रीसेल पर्पस थी, बिजनेस ने खुद यूज की हैं, अब ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है कि ये लायबिलिटी बिजनेस ने पे करनी है। कब पे करेगा? जब वो सेल्स करेगा। जब सेल्स करेगा उसके पास पैसे आएंगे तो वहां से पैसे वो अपने सप्लायर्स को पे कर देगा। ये हमारे पास बिजनेस की ट्रांजैक्शंस आएंगी। हम लोगों ने जो अकाउंटिंग करनी होती है हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखना होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका आपके पास MCQs बन सकता है, तो आपने इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। और ये हमारे पास है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड एज इफ द बिजनेस एंटिटी इज, ये बात आपने याद रखनी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। In other words, the business entity and its owners are differentiated. दोनों के दोनों different हैं। The concept has legal substance in case of companies. Companies के केस में कहता है कि इसकी लीगल वर्थ मौजूद है। क्या मतलब? कहता है कि भाई कंपनी अगर आपने बना लिया है तो कंपनी को तो ऑलरेडी जुडिशियली हम लोगों ने आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जानते हैं। मतलब
कंपनी अपने आप को अपने नाम से मुतारिफ करवाती है, ना कि अपने शेयर होल्डर्स के नाम से। कंपनी जहां पर भी जाए ये अपने नाम से मुतारिफ करवाती है। कंपनी अपने नाम पे अपने एसेट्स रखती है। कंपनी ने कोई बैंक लोन लेना हो तो कंपनी अपने नाम से बैंक लोन लेती है, ना कि अपने शेयर होल्डर्स के नाम से। हमेशा बिजनेस अपने नाम से ले रहा होता है। तो कहते हैं कि कंपनी के सिचुएशन में तो हमने पहले ही उसके शेयर होल्डर्स को उस कंपनी से सेपरेट किया होगा है, तो इसके लिए हमारे पास लीगल सब्सटेंस मौजूद है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ना सोल ट्रेडर की, और अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो वहां पर लॉ ने नहीं कहा, कोर्ट ने नहीं कहा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होता है कि बजाहिर सोल ट्रेडिंग के अंदर बिजनेस ने अगर कोई व्हीकल परचेज की तो उसके सोल ट्रेडर ही अपने नाम पे करवाता है, क्योंकि वो बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद आपने उसके बिजनेस को सोल ट्रेडर से अलग रखना है। पार्टनरशिप के केस में भी ऐसा ही है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस ने किसी किस्म का कोई एसेट परचेज किया तो पार्टनर्स में से किसी के नाम पे वो बुक होता है, बिजनेस के नाम पे नहीं होता रहता। और कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करना है कि आप लोगों ने बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं उनको सेपरेट कर देना है पार्टनरशिप बिजनेस से। कहते हैं कि कंपनी के केस में तो लीगली आपको बता दिया गया, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के ऊपर भी अप्लाई करना है कि आपने उनके बिजनेस की एक्टिविटीज को उनकी पर्सनल एक्टिविटीज से अलग रखना है। ऑलराइट, अब यहां पर देखें क्या कहते हैं। A company by law is a legal person separate from its owners, the shareholder. However, the concept is also applied to sole traders and partnership in account. अब इससे रेलिवेंट उसने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 दी। कहते हैं डिस्कस whether you would consider the following events as business transaction. आप लोगों ने इसका सोल्यूशन नहीं देखना, उसको छुपा लें। आपने इन तमाम पांचों की पांचों सिचुएशंस को पढ़ें और उसका आंसर सिर्फ यस नो में कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, सिर्फ आपने इतना देखना है। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, सिर्फ आपने सिर्फ सोचना है। 2 मिनट है आपके पास जी। अब देखें, फर्स्ट ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से देखना है। आप लोगों को ये जानना इसलिए जरूरी है कि बाद में अकाउंटिंग इन्हीं की बेसिस पे ही करनी है। हम लोगों ने यही सिचुएशन हमारे सामने होंगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, तो भाई जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है हमने उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में कोशिश करें भाई आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है और चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। अब यहां पर देखें, सिर्फ एक टू और बाय के वर्ड ने ना पूरे मीनिंग को चेंज कर देना होता है और पूरी अकाउंटिंग चेंज हो जाती है। सिर्फ के टू लिखा हुआ था या बाय लिखा हुआ था, तो इस वजह से आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को देखना है कि लिखा हुआ क्या था। अब देखें यहाँ, अ बिजनेसमैन परचेज्ड अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज। तो मुझे बताएं व्हीकल का परचेज करना क्या बिजनेस की ट्रांजैक्शन है? तो भाई उसने अपने लिए अपनी गाड़ी परचेज कर लिया, भाई मुबारक हो उसको, बिजनेस ने कुछ नहीं करना। ओके, अच्छा फिर अब कहते हैं कि इसने परचेज कैसे की? बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम। अच्छा अब बिजनेस को फर्क पड़ा है, अब बिजनेस को फर्क पड़ा है। लेकिन बेटा आपने यहाँ पर हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि बिजनेस ने क्या अपने बिजनेस ऑनर को गाड़ी दी है? क्या कैश दिया है? बिजनेस ने अपने कैश जो विड्रॉ किया गया है ना उससे, वो उसके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है और उसने ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड करना है। वो कैश बिजनेस ऑनर कहाँ यूज करता है हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। वो चाहे तो फर्नीचर परचेज करे, गाड़ी परचेज करे, बिल्डिंग परचेज करे, कहीं और एक्सपेंस कर दे, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। हमें ये पता है कि जो कैश विड्रॉ किया गया था बाय द बिजनेस ऑनर, वो कैश का विड्रॉल हम लोग ने ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब बिजनेस ने अपने बिजनेस ऑनर के साथ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन की, इस वजह से इसको रिकॉर्ड करेंगे। उस कैश से बिजनेस ऑनर ने क्या किया
हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। कि गाड़ी का परचेज करना, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, लेकिन कैश का विड्रॉ करना, इसकी रिकॉर्डिंग होगी। ऑलराइट। अच्छा, फिर कहता है हाउएवर ही आल्सो यूज्ड इट फॉर कमिंग टू द ऑफिस। अच्छा, इसके लिए कोई इतना खास है, लेकिन है तो उसके प्राइवेट यूज के लिए ना, उसके ऊपर लिख दी। तो जब प्राइवेट यूज के लिए तो हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अब इसका आंसर देखें, कहते हैं परचेज ऑफ अ व्हीकल इज नॉट अ बिजनेस, हाउएवर द कैश विड्रॉल इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक से समझ आ गई? ABC एंड कंपनी हैज पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये कंपनी का नाम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अगर इस स्टेटमेंट को सिर्फ यहां तक देखा जाए ना कि भाई किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वो बात की बात है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लोग सोचेंगे कि बिजनेस ने अपने लिए पे किया है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगी। लेकिन अगर साथ में इसके बाद लिखा होता हो कि भाई फॉर बिजनेस ऑनर्स हाउस, तो फिर ये ड्राइंग्स बन जानी थी। क्लियर? फिर ये ड्राइंग्स बन जानी थी। अब देखें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर। पे किसने किया भाई? अगर बिजनेस के पार्टनर के इलेक्ट्रिसिटी बिल था तो पे उसी को करना चाहिए था। अब अगर बिजनेस ने पे कर दिया है तो भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड है, ड्राइंग्स के तौर पे जाएगी कि बिजनेस के पार्टनर की एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस बिजनेस के पार्टनर का है, उसका अपना पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं। तो बिजनेस ने इसको अपने बाद ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड करना, राइट? अच्छा, फिर कहते हैं हाउएवर द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम दैट पार्टनर। अब बाद में इससे रिकवर भी हो सकती है, तो कहते हैं पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर is recoverable by the business and this is a business transaction। तो भाई रिकॉर्डिंग हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन में जरूर करनी है। अब देखें भाई, बिजनेस या कुछ भी ऐसा कि हम लोग हो ना, किस बोल मुझसे आज कोई 500 रुपए उधार है लेके कल मैं आपको दे दूंगा, मैं 500 दे के कल उससे वापसी ले लूंगा, मैं कहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बिजनेस ऐसा नहीं करता। बिजनेस जैसे ही, चाहे उसको अगले 10 मिनट में ही क्यों ना मिल रही हो, उसने पहले जाके रिकॉर्डिंग करनी है कि भाई मैंने 500 रुपए दिए हैं। हाँ, जब वापसी आ जाएंगे तो रिवर्स लिख देगा उसका, लेकिन लिखेगा जरूर, रिकॉर्डिंग जरूर करेगा। तो जब रिकॉर्डिंग कर रहा है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसकी, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखें, a furniture and fixtures lying in the office were destroyed by fire। Furniture was owned by one of the partner and it was not in the use of business। हाँ जी, क्या मतलब कि भाई पार्टनर का था फर्नीचर, अब ऐसे बिजनेस में रखा हुआ था, आग लगी तो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो गया, और वो बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं था। अगर बिजनेस के यूज में होता ना तो फिर वो बिजनेस का था, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिर हमें रिकॉर्ड करने की भी जरूरत थी। भाई अगर मेरे पास कोई आके मानतन कोई चीज रख दे और बाद में मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर ऐसा हो कि वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं, वो फिर उस बंदे का अपना नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, अगर बिजनेस पार्टनर ने अपने फर्नीचर बिजनेस में आके रख दिया था तो ये उसका अपना नुकसान है, तो ये एक किस्म की आपके पास बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। कहते हैं इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एज द ओनरशिप ऑफ द फर्नीचर डज नॉट बिलोंग टू द। और अगर आपको याद हो एसेट्स की डेफिनेशन में आपने पहली चीज यही देखी थी, प्रेजेंट रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। तो एंटिटी का, बिजनेस का, उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं था, तो उसका एसेट ही नहीं है। डिस्ट्रॉय हो भी गया है तो ये पार्टनर का नुकसान है, बिजनेस का नुकसान नहीं है, तो बिजनेस अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेगा इस चीज को। बट टू वन ऑफ द पार्टनर, मतलब ये पार्टनर का अपना नुकसान है, बिजनेस का नहीं है। फिर नेक्स्ट देखें, फोर्थ नंबर पे कहते हैं जी, हाँ तो बिजनेस का नुकसान था, हाँ फिर तो बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, फिर हम उस फर्नीचर को डिस्ट्रॉय करते, डिस्पोज करते और उसको अपना लॉस रिकॉर्ड करते, मतलब अपने एक्सपेंस के तौर पर लेकर आते।
लेकिन यहाँ पर उसने कह दिया था कि बिजनेस उसको यूज भी नहीं कर रहा और ओनरशिप भी पार्टनर्स के पास है, तो इस वजह से ये पार्टनर्स ही जाने, बिजनेस का इसमें कोई लेन देन नहीं है। The proprietor provides a generator to the office, मतलब एक सोल प्रोप्राइटर है, उसने अपने ऑफिस वालों को ना एक जनरेटर दे दिया, अब ऑफिस के यूज के लिए ये चला गया। तो एक किस्म का देखें भाई, प्रोप्राइटर की तरफ से आ रहा है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि ये प्रोप्राइटर की तरफ से कैपिटल है। देखिए, या तो वो कैश दे देता, उसने कैश नहीं दिया, उसने अपना एक फिक्स एसेट ही दे दिया, तो आप अपने कैपिटल में फिक्स एसेट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जिस तरह ड्राइंग्स के लिए आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हो, गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हो, नॉन करंट एसेट भी विड्रॉ कर सकते हो, तो कैपिटल भी आपका कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन करंट एसेट्स की फॉर्म में भी आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो अब देखें, द जनरेटर इज presently not working and it would have to be repaired before it can be used. Previously the generator was lying in the partner's house, लेकिन अब किस चीज के लिए आ गया, ऑफिस के लिए आ गया, तो अब इसका एसिड बन जाएगा। हाँ, अभी भाई यूज में नहीं है तो भाई आ जाएगा यूज में, थोड़ी बहुत एक्सपेंस करने पड़ती हैं चीजों के ऊपर, तो वो एक्सपेंस वगैरह उसे करके उसको अपने यूज में ला सकता है, लेकिन ये उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगी, उसने अपने पास इसको रिकॉर्ड करना है। इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल के तौर पर आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना है इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर। ऑलराइट, कहते हैं बैलेंस recoverable from an employee was written off after his death। अच्छा, आप लोगों को ना मतलब राइट ऑफ, मेरे पास मेरे एम्प्लॉयज हैं, आपको मालूम है अक्सर एम्प्लॉयज ना एडवांस में सैलरी ले लेते हैं इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, उनको जरूरत पड़ती है तो वो कहते हैं अपने एम्प्लॉयर से कि जनाब हमें ना एक सैलरी एडवांस में दे दें, या कुछ ना कुछ लोन की अमाउंट ले लेते हैं। तो कहते हैं एम्प्लॉयज से हम लोगों ने कुछ अमाउंट रिकवर करनी थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के ऊपर हमने उसको अपना जो कर्ज था ना वो माफ कर दिया है। राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि अब आप लोग उसको अपना कर्जदार कंसीडर ना करो, उसकी डेथ के बाद माफ कर दो आप उसको, तो यहां पर ना आपने उसका कर्जा माफ कर दिया, तो भाई ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अगर बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के साथ भी कोई ट्रांजैक्शन करता है तो ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इनकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो ये राइट ऑफ लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयज रिसीवेबल, ये हमारे पास रिकॉर्ड होना है कि हम आने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएंगे कि हमने इससे कोई पैसे नहीं लेने। ऑलराइट, तो उसके लिए पहले कैंसिल तो करना पड़ेगा उसको, कि जिसने मेरे सुबह 5,000 रुपए देने थे, मैं अब जाके अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उस 5,000 को कैंसिल करूंगा तो वो नील पे जाएगा ना, अगर कैंसिल नहीं करूंगा तो वो तो 5,000 वैसे का वैसा रह जाएगा, तो फिर तो मतलब मैंने माफ नहीं किए। तो राइट ऑफ करने का मतलब है कि आपने माफ कर दिए हैं उनको। ऑलराइट, ये अब जब उसकी डेथ हो गई है तो अब आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, और ये फिर आपका एक्सपेंस है, ये 5,000 रुपीज तो आपका लॉस हो गया ना, तो लॉस है तो आपने इसको अपने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना है। दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एज द एम्प्लॉयज वर वर्किंग ऑन द बिजनेस एंड सच वेवर इज अ फॉर्म ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज, तो ये आप लोगों ने अपने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। एनी क्वेश्चन? ये एग्जांपल सब बच्चों को क्लियर हो गई? इसके बाद बेटा अकाउंटिंग पीरियड के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड एंड रिपोर्टिंग पीरियड, इसकी डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके थे। और फिर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये हमारे पास 5 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता रहता है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो बेटा ये फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
इसका दूसरा नेम बैलेंस शीट, तो इसने लिख दिया आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बैलेंस शीट के अंदर बेटा तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पास, एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो आपसे कहते हैं, और ये जो बैलेंस शीट हमारे पास होती है, कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एज एट द पर्टिकुलर डेट। मतलब मैं आपसे कहूं कि बेटा इस टाइम आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। अब सपोज अगर आप मुझसे कहें तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यार 1 घंटा पहले मेरे पास 5,000 रुपए थे, भाई रहने दो, 1 घंटे पहले की बात है, हमें बताओ इस टाइम तुम्हारे पास कितने हैं। क्लियर? मैं आपसे कहूं यार अगले 2 घंटे बाद मेरे पास 20,000 रुपये आने वाला है, मेरा कोई एसेट नहीं है, भाई इस टाइम में कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। फाइनेंशियल पोजीशन आपको ये बताती है कि एट दैट डेट बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास क्या कुछ मौजूद है, कितने एसेट्स मौजूद हैं। अब जैसे हम लोगों ने कहना है 31 दिसंबर ईयर एंड, हमने उस दिन बताना है बिजनेस के पास कितनी गाड़ियां मौजूद हैं। हमने ये नहीं कहना कि भाई स्टार्ट में हमारे पास 5 गाड़ियां थी अब हमारे पास 2 हैं, नहीं, हम कहेंगे हमारे पास 2 ही हैं। ऑलराइट, तो ये बताता है हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एज एट अ स्पेसिफाइड टाइम। गॉट इट? फिर usually the end of the financial year the financial position of an entity is shown by its assets, liabilities and equity, जिसे हम लोग ऑनर्स कैपिटल कहते रहते हैं। बेटा बस फर्क कितना है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम इसको कैपिटल का नाम देंगे और FAR 1 के अंदर जाके हम इसको इक्विटी बोलेंगे। जो सोल ट्रेडर होते हैं, जो पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, वो इसको कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब कंपनी की बात की जाती है और कंपनी की तरफ से जो उनके शेयर होल्डर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट आती रहती है, उसको कैपिटल नहीं कहते, उसको इक्विटी कहा जाता है। ऑलराइट, बस इतना सा फर्क आ जाता है कि वहां पर उसी पोर्शन को हम इक्विटी का नाम देते हैं और यहाँ पर कंपनी के केस में इक्विटी का नाम देना है, जबकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के केस में इसको ऑनर्स कैपिटल का नाम देना है। ऑलराइट, फिर हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसने आपको बता दिया कि भाई आपके पास इसके 2 पार्ट्स होते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, और ये दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन अ पीरियड। अब ये बातें आपने याद रखनी है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी के रिपोर्ट कर रही होती है, जबकि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी को बताती है। ओके, और ये परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड होती है कि पूरे साल की परफॉर्मेंस क्या है, पूरा साल क्या कुछ होता रहा, और पूरे साल की बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट्स में एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, इस चीज के बारे में इसने बताना था। बैलेंस शीट एज एट द स्पेसिफाइड डेट, कि साल के एंड पर बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसने ये बताना है। जबकि जो इनकम स्टेटमेंट है हमारे पास, उसने बताना होता है कि पूरे साल के बिजनेस ऑपरेशंस को अगर मैं मर्ज करूं तो पूरे साल की मेहनत के बाद मुझे क्या कुछ मिला। ऑलराइट, ये बताना होता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। 2 पार्ट्स हैं, एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ अदर। आप लोगों ने अभी जो फोकस करना है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अ लिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हिच रिजल्ट्स इन अ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। जबकि यहाँ पर आप लोगों ने आकर आपने अदर गेन्स एंड लॉसेस बताने होते हैं। ये अदर गेन्स एंड लॉसेस आप लोगों ने FAR 1 में जाके सीखने हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, अभी आप लोगों को पता नहीं चलेंगे। तो अभी आपका फोकस प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। फिर बेटा ये एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सारे एलिमेंट्स और इनकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे यहाँ से ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसेट्स की। अब ये 3 चीजें आप लोगों ने देखी हैं, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो आपसे MCQs में पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और वो इन तीनों में से कहीं ना कहीं चेंज करता जाता है। नॉट कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, तो नॉट कंट्रोल्ड वाला ऐसे नहीं होगा। इसी तरह से एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट नहीं कहता, कुछ और बात कर देता है। तो आपने ना सिर्फ ये 3 चीजें देखनी है, जहां पे ये तीनों चीजें आ जाएं वो आपके एसेट्स कहलाएंगे।
फिर एसेट्स की क्लास, ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं इन डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोगों ने इनको जस्ट एक रीडिंग देनी है। उसके बाद ये करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, लायबिलिटीज की बात आती है तो आपने ये वाली इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जाम में आपने ये वाली डेफिनेशन बतानी है इसके लिए। वो क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ, तो ये मैं डिफाइन पहले ही कर चुका था अपने नोट्स में से, मैंने ये वाली डेफिनेशन भी साथ में लिखी हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। कॉमन लैंग्वेज में डेफिनेशन थी उस टाइम पे, सिर्फ आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल मैंने इंप्रूव करना था, लेकिन अब जो आप लोगों ने याद रखनी है वो आपने ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है। क्लियर? फिर हमारे पास लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन आ जाती है। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करना है कि इनमें से कौन सा एसेट है और कौन सी लायबिलिटी है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना है कि कौन सा नॉन करंट एसेट्स है और कौन सा करंट एसेट्स है। हो जाएगा? ये आ गए हमारे पास कैपिटल के बारे में, इक्विटी के बारे में कि हमारे पास कैपिटल क्या होता रहता है। तो कैपिटल के लिए इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।